तो आइए दोस्तों, हम जल्दी से अब पीडीएफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं और पीडीएफ के थ्रू कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और आपको बिजनेस लॉ डिटेल में समझ में आ जाए। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप जल्दी से लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिए अब भी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में है आपको डिफाइन एक्सेप्टेंस। बेटा देखो, सिर्फ क्वेश्चन आपके पास होंगे उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपने समझे नहीं आंसर। पर अगर समझ लोगे तो आप लिख सकते हो इनको अच्छे से। एक्सेप्टेंस क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को हमने प्रपोजल या ऑफर दिया है वो अपनी एसेंट दे दे, मतलब सहमति दे दे, तो हम उस प्रपोजल को बोलते हैं एक्सेप्टेड। मतलब कि अब वो जो ऑफर है वो बन गया प्रॉमिस, है ना बेटा। एक्सेप्टेंस कैसी होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया था कि ए ने जो है वो बी को ऑफर दिया है कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, क्या तुम मेरी कार जो है वो परचेस करोगे 2 लाख रुपए में। बी ने कहा ठीक है भाई, मैं 2 लाख रुपए में तुम्हारी कार खरीदने को तैयार हूँ। तो जब बी एक्सेप्ट कर लेगा तो बी को ए को कम से कम बताना तो पड़ेगा ना। तो बी या तो कॉल करेगा ए को कि भाई मुझे ऑफर एक्सेप्ट है, या फिर अगर ए ने बोला होगा कि भाई अगर तुझे मंजूर हो तो तू मुझे कॉल मत करना, मैसेज करके बताना, या तू मुझे पर्सनली आके सामने से बताना कि तुझे मंजूर है कि नहीं है। तो जिस मैनर में ए ने बोला होगा उसी मैनर में बी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बेटा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि जैसे ए ने अगर 2 लाख रुपए में कार बेचने का बोला है और बी यहाँ पे बोल रहा है भाई मुझे तेरी कार तो चाहिए पर 2 लाख में नहीं, मैं तो 1.5 लाख दूंगा, तो फिर बेटा ये काउंटर ऑफर हो गया, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई, है ना। तो क्योंकि इससे जो एक्सेप्टेंस होती है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, आप उसमें कोई टर्म कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज फ्री कंसेंट। मैंने आपको समझाया था, ये सेक्शन 14 है हमारा बेटा। कंसेंट कब फ्री मानी जाती है उसके बारे में तो नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने बोला कंसेंट फ्री कब होगी, जब उसमें क्या नहीं हो। क्या नहीं हो बेटा? कोर्शन नहीं होना चाहिए। कोर्शन का मतलब होता है बेटा किसी को डराना, धमकाना, मारपीट करना और फिर उससे जबरदस्ती एग्रीमेंट करने के लिए हाँ करवा लेना। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक व्यक्ति इस पोजीशन में है कि दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन, है ना, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। तो दूसरा व्यक्ति इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो जो दूसरी पार्टी है उसकी विल को डोमिनेट कर सके। फ्रॉड, बेटा फ्रॉड के अंदर अगर एक पार्टी जानबूझ के दूसरे को फ्रॉड कर रही है तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन, भाई जानबूझ के कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना जो आप जानते हो कि सही नहीं है फिर भी आप वो रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, है ना। इसके बाद है बेटा मिस्टेक। मिस्टेक अलग अलग टाइप की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है। लॉ में भी एक होती है इंडियन लॉ की मिस्टेक, होती है फॉरेन लॉ की मिस्टेक, उसके बारे में हम देखेंगे बाद में। इट रिक्वायर्स कॉन्सेस एड आइटम मीटिंग ऑफ माइंड्स। बेटा मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब कोई भी एग्रीमेंट तभी बन सकता है जब दोनों लोग सेम थिंग इन सेम सेंस में राजी हो जाए। जैसे कि ए जिस कार को बेचना चाहता है, बी को पता है कि वो कार कौन सी है, किस कार को ए बेचने की बात कर रहा है, कितने रुपए में बात कर रहा है, उसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स, है ना। ये चीज़ें सेम चीज़ पे एग्री होना चाहिए तभी वो एग्रीमेंट बन पाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केवियट एम्प्टर। बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट से है ये। इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर मतलब उपभोक्ता सावधान रहे। मतलब ये बायर की ड्यूटी है कि जब वो सामान खरीदे तो वो गुड्स को अच्छे से एग्जामिन करे, जिस पर्पस के लिए वो खरीद रहा है उस पर्पस के लिए। सेलर लाइबल नहीं है अगर बायर ने खुद ने, जो भी एक रीजनेबल पर्सन अपने माइंड से अगर पता लगा सकता है, अगर आपने रीजनेबल इंस्पेक्शन नहीं करा तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है दोस्तों। समझ में आया? मतलब कि अगर ऑर्डिनरी पर्सन भी देख के बता पा रहा है कि इसमें डिफॉल्ट है फिर भी आप उसको मान ही नहीं रहे हो और आप खुद देख के गलत चीज़ खरीद रहे हो। जैसे कि मान लो एक कस्टमर किसी शॉप पे गया, मान लो किराने की दुकान पे गया, उसने बोला कि भाई मुझे 1 किलो चावल दे देना, उसने चावल दिया, आपने देखा चावल में कंकर दिख रहे हैं यार, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं दिख रहे। कोई भी इंसान देख के बता पाता है, फिर भी आपने खरीद के लिया है घर पे, वो घर लाके चावल अच्छे नहीं बने, कंकर निकल रहे हैं उसमें से। अब आप जाओगे भाई तूने फ्रॉड करा है मेरे साथ, तो बेटा ये फ्रॉड थोड़ी ना हुआ। ये तो आपको ध्यान रखना है सामान खरीदते वक्त के उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगला है हु इज अनपेड सेलर। बेटा अनपेड सेलर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 45 में दिया है। अनपेड सेलर का मतलब वो सेलर होता है दोस्तों
जिसको या तो पूरे पैसे नहीं मिले सामान बेचने के बाद, या पार्टली पैसे नहीं मिले, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला जो डिसऑनर हो जाए। जैसे कि मान लो कोई सेलर है, उसको कस्टमर ने बोला कि भाई हम पेमेंट करेंगे चेक से, इन्हें बोला ठीक है चेक से पेमेंट कर दो। चेक ले लिया उसने, जब चेक उसने बैंक में जमा करा, चेक बाउंस हो गया। अब आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो तो वो भी अनपेड सेलर हो गया। या फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हो, आधे आपने पैसे दे दिए आधे दिए ही नहीं, तो भी वो सेलर कहलाएगा अनपेड सेलर। ये ध्यान रखना बेटा। इसके अनपेड सेलर के राइट्स भी पूछते हैं कि अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं। तो अगर गुड्स उसके पास है तो अपने पोजीशन में रखेगा गुड्स को वो। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो गुड्स को रास्ते में स्टॉप इन ट्रांजिट भी कर सकता है। अगर गुड्स उसने ट्रांसपोर्ट में रखवा दिया हो तो रास्ते में भी ड्राइवर को फ़ोन करके बोल देगा कि भाई सामान को रास्ते में रोक लो, डिलीवर मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बता चुका हूँ आपको मैं। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। मतलब एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। बेटा एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है, दूसरे ग्रह वाले नहीं होते हैं। यहाँ एलियन एनिमी का मतलब होता है कि फॉरेन कंट्री का कोई हमारा दुश्मन है। जैसे पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, उनसे कुछ वॉर वगैरह चल रही तो वहां से हम कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, इस टाइप का। आते हैं शॉर्ट आंसर देखते हैं जल्दी से। बेटा शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस। एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने आपको समझाया, ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ती तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बेटा, ध्यान रखना। वही मैंने शादी वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, वो ऐसे एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये लीगली बाउंड नहीं होते, लीगली बाउंड हो सकते हैं बेटा। एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर होता है, कॉन्ट्रैक्ट का नैरो होता है। क्योंकि बेटा एग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, सोशल वाले भी एग्रीमेंट हो सकते हैं, पर सोशल वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो इसमें एक लाइन ध्यान रखना, एक चीज़ और आ सकती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट हो सकते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, अगर आपने माइनर 18 साल से कम के व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। पहला वर्ड एब इनिशियो। बेटा एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपने किसी भी माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करा है तो बनाते से ही वर्ड है वो। एक केस लॉ है इसका बेटा, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, एक माइनर का केस है। दूसरा है नो रेटिफिकेशन, जब माइनर मेजर भी हो जाए तब भी जो एक्ट उसने करा है उसको वो बाद में जाके सही नहीं कर सकता। मतलब मान लो एक माइनर है जो 18 साल से कम का है, 16-17 साल का बच्चा है, उसने किसी से पैसे ले लिए एग्रीमेंट नकली बना के, और आपने दे भी दिया उसकी उम्र चेक करे बिना उसके नाम पे, तो अब माइनर पर्सनली किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वो एग्रीमेंट आपका रद्दी के बराबर फेंक दो, कोई काम का नहीं है, क्योंकि लॉ की नज़रों में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। एग्रीमेंट के लिए कम से कम उसका 18 साल का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बेटा रूल ऑफ स्टॉपल। जो माइनर होता है उसके ऊपर भी कभी भी कोई रूल नहीं लगता है कि उसने झूठ बोला अपनी एज के बारे में, ऐसा करके कुछ भी नहीं होता। नेसेसिटी, हाँ, अगर मान लो माइनर है और उसको कुछ नेसेसरी आइटम सप्लाई करना है हमको, जैसे मान लो माइनर अकेला है, उसको खाने पीने के लिए दुकान से सामान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, जो उसकी नेसेसिटी आइटम है वो चाहिए, तो उसके लिए माइनर खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं, पर उसका स्टेट लाइबल है। स्टेट लाइबल मतलब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लो कोई बच्चा है, उसके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं और उसका कोई लीगल गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट करके रखा है, और उस माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह है, घर वगैरह है, कुछ बैंक में पैसे वगैरह भी उसके मदर फादर की एफडी वगैरह करी हुई है। अब माइनर के जो खाने पीने का खर्चा, उसके स्कूल में पढ़ेगा खर्चा, जो भी होगा वो माइनर की प्रॉपर्टी से दिया जाएगा, उसके स्टेट से दिया जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। बेटा सेल ऑफ गुड्स में से है ये। कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है। कंडीशन इज असेंशियल फॉर मेन पर्पस एंड ब्रीच अलाउ द पार्टी टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि मान लो आप एक साइकिल खरीदने गए, मान लो, चलो अपन छोड़ो, अपन तो रईस व्यक्ति बेटा कोई दूध वाला है मान लो अपना, और वो साइकिल पे दूध की टंकी रख के दूध देने जाता है, ठीक है, सप्लाई करने जाता है। अब क्या है कि वो साइकिल की दुकान पे गया, उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई मैं तो दूध वाला हूँ, भाई मुझे एक साइकिल दिखाओ बढ़िया सी मजबूत सी, और मेरे को उसके ऊपर दूध की टंकी वगैरह रख के दूध डिलीवर करने जाना, मजबूत टंकी, मतलब मजबूत साइकिल देना जो टंकी वगैरह होल्ड कर सके। उसने अपना मेन पर्पस दुकानदार को बता दिया। अब उसने दे दी कौन सी साइकिल, गियर वाली। अब आप बताओ कि वो साइकिल कितनी कमज़ोर होती है, कहाँ टंकी का वजन संभालेगी। इसने टंकी बांधी उसके ऊपर, पूरी साइकिल टूट फूट के बिखर गई।
तो यहाँ पर ये जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कराएगा, साइकिल पूरी वापस करेगा, पैसे लेके आएगा, क्योंकि इसने पहले ही बताया था मेरी कंडीशन कि भाई मुझे दूध बांटने के लिए चाहिए और मेरा मेन पर्पज़ ही वही है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा के साइकिल वापस करा के अपने पैसे ले आएगा या नई साइकिल लेके आएगा जो स्ट्रांग वाली आती है अपनी हीरो वाली। वारंटी का मतलब क्या होता है, ये मेन पर्पज़ नहीं कोलेटरल होता है बेटा ये। तो अगर ये पर्पज़ पूरा नहीं होता तो हम गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डैमेज क्लेम। साइकिल आपने खरीद ली, उसमें हल्का सा स्क्रैच था बेटा, थोड़ा सा स्क्रैच, कोई डैमेज वगैरह नहीं, थोड़ा सा स्क्रैच था उसके ऊपर, तो आप उससे क्लेम कर सकते हो भाई इसको पूरा कंप्लीट कलर करके दे, या जो भी, या तो अमाउंट कम कर ले थोड़ी सी साइकिल के अंदर, वो कम कर सकते हैं, पर पूरा के पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताने के लिए बना है। ई कॉमर्स आजकल चल रहा है, जो लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि प्राइस बढ़ा देते हैं या एडल्ट्रेसी मतलब मिलावट कर देते हैं खाने में, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाते हैं, उसे बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया था ताकि कंज्यूमर को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अपडेट करा सके। बेटा अगला है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बेटा, पार्टनरशिप का ही, पार्टनरशिप और कंपनी को मिलाकर ये हाइब्रिड फॉर्म बनाया गया है बेटा। इसमें कंपनी जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर की। पार्टनरशिप में तो क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, 1 रुपये का नुकसान हो तब भी मिलके भरना है, 1 लाख का हो तब भी भरना है, 1 करोड़ का तब भी भरना है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब पार्टनर के जाने से आने से एलएलपी बंद नहीं होगी। इसमें पार्टनरशिप की सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लीगल प्रोटेक्शन मिलता है कंपनी को वो भी है। तो पार्टनरशिप और कंपनी की सारी अच्छी बातें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर की तरफ आ जाते हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मुझे और समझाने की ज़रूरत लगती नहीं है। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी होना चाहिए, साउंड माइंड, फ्रॉड वगैरह नहीं करे उसके बारे में, लॉफुल ऑब्जेक्ट सर्टेन बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज होती है, जो पार्टी बेचारी एग्रीड पार्टी है वो क्या कर सकती है। पहला, रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत कैंसिल करवा देगी। दूसरा, डैमेज क्लेम कर लेगी। तीसरा, क्वांटम मेरियट, ये बोले कि जितना काम करा है मैंने, मेरे को उतना पैसा तो चाहिए कुछ भी हो जाए। चौथा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट के पास जा सकती है और उससे बोल सकती है कि नहीं भाई आपको परफॉर्मेंस करके देना ही पड़ेगा। इंजंक्शन, ये दूसरी पार्टी को कोई काम करने से रोक सकती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब, मान लो आपके यहाँ शादी और आपने किसी अच्छे सिंगर को बुलाया कि भाई देखो हमारे यहाँ शादी में गाना गाने आना है, आपने बढ़िया वेडिंग कार्ड में उसका नाम भी लिखवा दिया कि भाई ये सिंगर गाने आएगा और आपकी रेपुटेशन जुड़ी साथ में। अब मान लो सिंगर एंड टाइम पे मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप कोर्ट के थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हो। ठीक है, और इंजंक्शन उसे कहीं और परफॉर्म करने से रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको रिड्रेस करने के लिए 3 लेवल पे कमीशन बना है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोलते हैं बेटा, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अगर आपका क्लेम 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन में, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसकी अपील भी आप स्टेट कमीशन में कर सकते हो। और नेशनल कमीशन में अगर 10 करोड़ के ऊपर का कोई क्लेम है तो आप वहाँ जाएंगे, या फिर स्टेट कमीशन के अगेंस्ट कोई अपील करना हो तो जाएंगे आप। 15th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। तो आपका 15th क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बेटा कॉन्सिडरेशन मैंने आपको बताया था, समथिंग इन एक्सचेंज। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ तो चाहिए हमको बदले में। जैसे ए ने बी को बोला कि भाई तू मेरी कार खरीदेगा, बी ने बोला हाँ, पर बी बोल रहा है फ्री में खरीदूंगा, कुछ पैसे नहीं दूंगा, तो भाई बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना। बिना कुछ एक्सचेंज के कंसिडरेशन नहीं होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन एक्सचेंज, भाई कुछ के बदले कुछ लेन देन तो करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कंसिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेटा बहुत ज़रूरी होता है। कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है बेटा। पहला एक्सेप्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मान लो जो पार्टी दूसरे को कुछ चीज़ देने वाली है उनमें आपसी में नेचुरल लव और अफेक्शन है, तो वो रिटर्न करके रजिस्टर्ड करके दे सकती है सामने वाले को। जैसे कि मान लो आपके पिताजी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, आपके बर्थडे पे आपने बोला पापा नया मोबाइल चाहिए या बाइक चाहिए या कार चाहिए, और उन्होंने आपको गिफ्ट कर दी, तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। पास्ट वॉलेंटरी सर्विस,
बेटा पास वॉलंटरी सर्विस का मतलब होता है किसी ने प्रीवियस में आपकी कोई हेल्प कर दी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो, ऐसा पर्सनली मत लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर। मान लो आपकी बाइक आपने कॉलेज में टिकाई और वहां से वो कोई चोरी करके ले जा रहा था। आपके फ्रेंड ने देख लिया गेट क्या क्या रहे, तो मेरे दोस्त की बाइक है। तुरंत चोर को रोका, उन्होंने दो चार भड़ाके दिए और बोला बाइक रख के जा। अब उस समय आपको लगा यार दोस्त ने बाइक बचा ली है, आपने अपने दोस्त को खुश होके एक घड़ी दिला दी अच्छी बढ़िया, क्या यार ले तू दोस्त है मेरा। तो उसके लिए भी कोई कंसिडरेशन की नीड नहीं है, क्योंकि जो उसने आपके लिए वॉलंटरी सर्विस करी है वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। नेक्स्ट है टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का मतलब होता है बेटा कि मान लो आपने किसी को कर्जे में या आपने किसी को उधार पैसे दिए, काफ़ी साल हो गए उसने पैसे रिटर्न नहीं करे और वो पैसा डूब गया, टाइम बार डूब गया। अब क्या हुआ, आपने भी मान लिया कि पैसा मिलने वाला नहीं, इतने साल हो गए, आप भूल भुला गए। अचानक से 10-12 साल बाद या 5-10 साल बाद अचानक से उस व्यक्ति के मन में आया कि नहीं यार, मैंने शरीफ आदमी का पैसा खाया था, मुझे जाके लौटा देना चाहिए, और वो आ गया आपके पास लौटाने। तो उसके लिए भी कोई कंसिडरेशन अलग से नहीं चाहिए। एजेंसी, एजेंसी क्रिएट करने के लिए भी बेटा कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है। मान लो कोई व्यक्ति हमारा एजेंट है, वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए भी कोई कंसिडरेशन अलग से नहीं चाहिए। कंप्लीट गिफ्ट, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, शादी ब्याह में जाके हैंड ओवर गिफ्ट करके आ रहे हो, तो उसके लिए भी कोई कंसिडरेशन अलग से नहीं चाहिए। तो ये थे बिजनेस लॉ के आपके टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर आपको और भी कोई हेल्प लगे बिजनेस लॉ के किसी भी टॉपिक में, या आपको किसी क्वेश्चन के आंसर समझ में नहीं आ रहे, शॉर्ट आंसर्स चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए उस क्वेश्चन को लिख के, हम आपको बिल्कुल उसका सोल्यूशन देंगे। और आप जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए सब्जेक्ट के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस।